नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सरदार पटेल की जयंती पर सियासी संग्राम, खरगे ने की आरएसएस को बैन करने की मांग। बिहार में एनडीए का संकल्प पत्र, नौकरी, लखपति दीदी और मुफ्त बिजली के बड़े वादे। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। बिहार के सीवान में गरजे योगी आदित्यनाथ। पूर्व क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन तेलंगाना में बने मंत्री, सियासी पिच पर छिड़ा नया संग्राम। और नोएडा में रचा गया इतिहास, एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सफल लैंडिंग, भारत का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट तैयार। और अब खबरें विस्तार से। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर देश में एकता का जश्न भी दिखा, लेकिन इसी मंच पर सियासी जंग भी छिड़ गई। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकली है। उसने देश के लौह पुरुष सरदार पटेल को भुला दिया है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को करारा जवाब दिया। खड़गे ने कहा, देश में जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं उसके पीछे आरएसएस की सोच जिम्मेदार है और अब वक्त आ गया है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। इतना ही नहीं, खड़गे ने यह भी कहा है कि नेहरू और पटेल के बीच कभी मतभेद नहीं थे, बल्कि दोनों ने मिलकर आज का भारत खड़ा किया। लेकिन बीजेपी पटेल के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उधर इस पूरे राजनीतिक तूफान के बीच देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई से लेकर पटना तक सड़कों पर दौड़ी एकता की लहर। लोगों ने नारे लगाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या सरदार पटेल की जयंती एकता का संदेश देगी या बन जाएगी राजनीतिक मतभेदों की नई रणभूमि? बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब एनडीए ने चलाया है अपना ब्रह्मास्त्र संकल्प पत्र। हर युवा को नौकरी, हर घर में खुशहाली और हर खेत में समृद्धि, यही है एनडीए का वादा, जो आज गूंजा पटना से पूरे बिहार तक। एनडीए के संकल्प पत्र को जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हम हर युवा को रोजगार देंगे, बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाएंगे, साथ ही 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का ऐलान करके युवाओं के बीच उम्मीद की नई लहर जगाती है। महिलाओं के लिए भी बड़ा वादा, 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, यानी आत्मनिर्भर बिहार की तस्वीर बदलने का दावा। किसान को भी नहीं भूला गया है। कापूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 9,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ऊपर से 125 यूनिट फ्री बिजली और 5 लाख तक मुफ्त इलाज का भरोसा। लेकिन बिहार की सियासत अब गर्म है, क्योंकि एनडीए का ये संकल्प पत्र सीधे चुनौती दे रहा है तेजस्वी यादव के तेजस्वी प्रण को, जहां 200 यूनिट फ्री बिजली और हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया गया था। अब देखना यह है, बिहार की जनता किसके वादों पर भरोसा करती है, तेजस्वी के प्रण पर या फिर एनडीए के संकल्प पर, क्योंकि मैदान वही है बिहार और दांव है विकास बनाम वादा। देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिस्टम को हिलाकर रख देने वाला बयान दिया। प्रेस वाले मेरी फोटो क्यों छापें, मैं क्यों गाली खाऊं। अब गडकरी ने सड़क निर्माण में पारदर्शिता लाने का एक अनोखा तरीका निकाला है। उन्होंने आदेश दिया है कि हर नेशनल हाईवे पर एक खास क्यूआर कोड वाला बोर्ड लगाया जाए, जिसे स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि सड़क किसने बनाई है, किसने जांची है और कौन रखरखाव का जिम्मेदार है। गडकरी ने साफ कहा, अगर सड़क टूटी है या कहीं गड्ढे हैं तो अब जनता सीधे सोशल मीडिया पर शिकायत करे और उस शिकायत को सरकार गंभीरता से लेगी। गडकरी का कहना है कि टोल देने वाले लोगों को इंटरनेशनल लेवल की सड़कें मिलनी ही चाहिए। मौसम या विटुमिन की क्वालिटी का बहाना अब नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में ऑडिट और जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि हर काम का हिसाब जनता के पास होना चाहिए। मतलब साफ है, अब सड़क बनेगी तो जनता भी देखेगी और अगर सड़क टूटी तो ठेकेदार, इंजीनियर और अफसर सबकी जिम्मेदारी साफ साफ क्यूआर कोड से ट्रेस होगी। नितिन गडकरी के इस कदम के बाद सड़क निर्माण में नई पारदर्शिता का युग शुरू होने वाला है, क्योंकि अब गडकरी नहीं, जिम्मेदार गड्ढों के असली गुनहगार होंगे।
शिवसेना यूवीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। संजय राउत ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपनी तबीयत को लेकर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है और मुझे भरपूर प्यार दिया है, लेकिन अब अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई है। मेरा इलाज चल रहा है और मुझे भरोसा है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है। राउत ने अपने संदेश में समर्थकों से अपील की है कि वे चिंता न करें और उनका आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि नए साल में मैं स्वस्थ होकर आप सबसे मिलने आऊंगा। फिलहाल शिवसेना खेमे के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सिवान में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली की और इस रैली में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं, सब चंगा है। योगी ने दावा किया कि पिछले 8.5 साल में यूपीए में एक भी दंगा नहीं हुआ। जो भी दंगा कराने की कोशिश करता है उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है और उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों के लिए घर बनाए जाते हैं। दंगा किया तो सारी प्रॉपर्टी जाएगी, भीख भी नहीं मिलेगी। सिवान की भीड़ के सामने योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर वार करते हुए कहा, आरजेडी के वक्त बिहार में अपराध और अपहरण उद्योग बन चुका था। एक खानदानी माफिया तंत्र ने पूरे बिहार को भय के साए में ढकेल दिया था। अब बिहार को दोबारा उसी अंधेरे में नहीं जाने देना है। योगी ने आगे कहा कि आरजेडी और कांग्रेस अगर जीते तो गरीब का राशन हजम कर जाएंगे, नौकरी नहीं देंगे, विकास के नाम पर माफिया राज वापस आ जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम मां जानकी को लेकर जिस मार्ग से अयोध्या गए थे, एनडीए की सरकार उसी को मां जानकी रोड के रूप में बना रही है। बोले, हम पहले काम करते हैं फिर बोलते हैं। और आखिर में एक बार फिर अपने अंदाज में कहा, अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। तेलंगाना की राजनीति में आज क्रिकेट के मैदान की तरह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बना दिया। राज्यपाल जिग्नु देव वर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई, लेकिन जैसे ही अजहर ने मंत्री पद की शपथ ली, राज्य की सियासी पिच पर तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस फैसले को जुबली हिल्स उपचुनाव से जोड़ते हुए सीधा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप जड़ दिया। बीजेपी नेता मर्री शीशधर रेड्डी ने तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर शपथ ग्रहण रोकने तक की मांग कर डाली। उनका कहना है कि अजहरुद्दीन खुद जुबली हिल्स के मतदाता हैं और कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता चामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को अल्पसंख्यक चेहरा कैबिनेट में बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी जानबूझकर जुबली हिल्स में सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रही है और पर्दे के पीछे बीआरएस के साथ सौदा कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अड्डकी दयाकर ने भी बीजेपी को घेरा और कहा, अजहरुद्दीन देश का गौरव हैं। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट मैदान पर ऊंचा किया है। उनके खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति करना शर्मनाक है। दयाकर ने बीजेपी को ये भी याद दिलाया कि राजस्थान में उपचुनाव से ठीक 20 दिन पहले बीजेपी ने खुद कैबिनेट विस्तार किया था, तब किसी ने आचार संहिता की बात नहीं की। तेलंगाना की सियासत में अब सवाल यही है कि अजहरुद्दीन की पारी कांग्रेस के लिए रन बनाएगी या बीजेपी इस मिनिस्टर मूव को नो बॉल साबित कर देगी।
लखनऊ से एक बड़ी खबर। अलकायदा साजिश केस में एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी मोहम्मद मुईद को दोषी करार देते हुए 1 साल 9 महीने 13 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये वही केस है जिसने साल 2021 में पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया था, जब एटीएस ने लखनऊ से अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों मोहम्मद मिन्हाज और मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए और अब उसी सिलसिले में अदालत ने मुईद को सजा दी है। 5 एजेंसियों ने पाया था कि मोहम्मद मुईद अपने साथियों शकील और मोहम्मद मुस्तकीम के साथ मिलकर इन आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता था। इस नेटवर्क का मकसद था अंसार गजवातुल हिंद यानी कि AGH मॉड्यूल को एक्टिव करना, जो अलकायदा की विचारधारा से प्रेरित था। एनआईए ने जनवरी 2022 में कुल 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और अगस्त में एक और आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने साफ कहा, चूंकि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है, इसलिए कानून के तहत सजा सुनाई जा रही है। बाकी 5 आरोपी अभी भी एनआईए कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। लखनऊ की इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश में आतंक के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि अब कोई भी साजिश कानून की पकड़ से बच नहीं सकती। अलकायदा की साजिश का पर्दाफाश और अब अदालत की सजा। यूपी पुलिस और एनआईए की सांझी मेहनत का बड़ा नतीजा सामने आया है। अब निगाहें बाकी आरोपियों पर, क्या उन्हें भी होगी सजा, ये वक्त तय करेगा। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर बन चुका है। सांस लेना मुश्किल है और अब इसी हवा में वायरस ने भी डेरा डाल लिया है, यानी कि दिल्ली की हवा में अब जहर भी है और बीमारी भी। एक ताज़ा सर्वे ने जो तस्वीर दिखाई है वो डराने वाली है। हर 4 में से 3 घरों में कोई ना कोई बीमार है। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में पाया गया है कि सितंबर में जहां 56% घर बीमार थे, अब अक्टूबर के आखिर तक ये आंकड़ा 75% तक पहुंच गया है। डॉक्टरों का कहना है कि H3N2 वायरस और प्रदूषण का डबल अटैक लोगों की सेहत पर कहर बनकर टूटा। लक्षण है तेज बुखार, गले में दर्द, सिर दर्द, खांसी और थकान। लोग बता रहे हैं कि इस बार रिकवरी में 10 दिन से भी ज्यादा लग रहे हैं। त्योहारों के बाद दिल्ली की हवा में फिर से जहर घुल गया है। AQI 400 से 500 के बीच झूल रहा है, जो WHO की सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा है। यानी अब दिल्ली की हवा में हर सांस शहर में जहर घुल रही है। 17% घरों में 4 या उससे ज्यादा लोग बीमार हैं। 25% घरों में 2 से 3 लोग और 33% घरों में 1 व्यक्ति बीमार। सिर्फ 25% घर ही पूरी तरह स्वस्थ बचे हैं। यानी दिल्ली में अब बीमारी अपवाद नहीं बल्कि नॉर्मल बन चुकी है। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है, अगर सरकार ने तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। वाहनों का धुआं, पराली की आग और कंस्ट्रक्शन की धूल दिल्ली की हवा को मौत का सौदा बना रही है। लोगों से अपील है, मास्क पहनें, एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करें और भीड़ से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में हर सांस एक रिस्क है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दक्षिण प्रशांत के देश पापुआ न्यू गिनी की पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। देर रात करीब 2 बजे एंगा प्रांत के कोकास गांव में से हादसा हुआ है, जिसमें से कई घर मिट्टी में समा गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मौतों का आंकड़ा 30 तक पहुंच सकता है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण रेस्क्यू टीम को वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा इतना भीषण था कि कई घर पूरी तरह मलबे में दब गए।
लोग रात में गहरी नींद में थे, तभी भूस्खलन ने पूरे गांव को अपने साथ बहा दिया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राहतकर्मी भारी मशीनों और हाथों से मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्थिति बेहद गंभीर है और राज्य सरकार ने मदद के लिए सेना की टीमों को भी मौके पर भेजा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले साल भी इसी तरह से भूस्खलन हुआ था, जिसमें करीब 670 लोगों की मौत हुई थी। लगातार बारिश और ढलान वाले इलाके के कारण पपुआ न्यू गिनी में ऐसे हादसे आम हैं। करीब 1 करोड़ की आबादी वाला ये देश ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण प्रशांत का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 10 साल पुराने डबल मर्डर केस में आखिरकार इंसाफ मिल गया है। सत्र अदालत ने मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति की हत्या के मामले में 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये वही मामला है जिसने 2015 में पूरे राज्य को हिला दिया था। चित्तूर नगर निगम कार्यालय के अंदर बुर्का पहनकर आए हमलावरों ने मेयर और उनके पति पर चाकू और खंजर से हमला किया। हमलावरों ने पहले दोनों को बेरहमी से गोदा और फिर कटारी अनुराधा को गोली मार दी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि ये पूरा हमला पारिवारिक विवाद का नतीजा था। इस केस में मुख्य आरोपी चंद्रशेखर समेत 5 लोगों को दोषी पाया गया। जज एन श्रीनिवासन राव ने सेक्शन 302 के तहत सजा सुनाते हुए कहा कि ये जुर्म दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने 122 गवाहों के बयान दर्ज किए। करीब 1 दशक तक चली सुनवाई के बाद 24 अक्टूबर को दोष सिद्ध हुआ और आज 31 अक्टूबर को आया मौत की सजा का फैसला। फैसले से पहले कोर्ट परिसर को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया था। सार्वजनिक समारोह, रैलियां और भीड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। चित्तूर के इस बहुचर्चित केस ने आज फिर याद दिलाया कि न्याय भले देर से हो, लेकिन मिलता जरूर है। देश की राजधानी से सटे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज वो हुआ जिसका इंतजार पूरे उत्तर भारत को था। टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग ने इतिहास रच दिया और अब साफ है, नोएडा की जमीन पर भारत के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट का सपना साकार होने जा रहा है। दरअसल DGCA की अनुमति के बाद शुक्रवार सुबह टेस्ट फ्लाइट को दिल्ली से उड़ान भरने की मंजूरी दी गई। मौसम अनुकूल था, दृश्यता सही थी और जैसे ही विमान ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को छुआ, कंट्रोल रूम में तालियां गूंज उठी। याद दिला दें कि 30 अक्टूबर को ये टेस्ट फ्लाइट खराब मौसम की वजह से टाल दी गई थी। कम दृश्यता ने टीम की सारी तैयारियों को रोक दिया था, लेकिन आज आसमान साफ था और उसी के साथ उड़ान भरी गई उम्मीदों की। इस टेस्ट फ्लाइट के साथ एयरपोर्ट की कैलिब्रेशन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम, सेफ्टी चेक, सब कुछ मानकों पर खरा। अब बस एक कदम और बाकी है, DGCA का एरोड्रोम लाइसेंस, जिसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने पहले 30 अक्टूबर को उद्घाटन की तारीख तय की थी, लेकिन निर्माण कार्य पूरा न होने पर इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब लक्ष्य 15 नवंबर तक एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो जाए। नोएडा के जेवर में बनने वाला ये एयरपोर्ट सिर्फ उत्तर भारत का नहीं बल्कि पूरे देश का गर्व बनने जा रहा है, जहां से उड़ानें होंगी आसमान में और उतरेंगे सपनों के पंख पर नए भारत के विजन की उड़ानें। मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े ऐसा ड्रामा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। RA स्टूडियो में एक व्यक्ति ने 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया था। करीब 3 घंटे तक चला ये सस्पेंस, दहशत और डर का खेल, लेकिन आखिरकार पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए इस पूरी घटना का अंत कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी रोहित आर्या को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर के साथ ही खत्म हुआ पवई किडनैपिंग का ये खौफनाक ड्रामा। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ी हीरो बनी एक आजी, जो खुद तो जख्मी हो गई लेकिन 17 मासूम बच्चों की जान बचा ली। आजी ने हिम्मत दिखाई, दरवाजा तोड़ा, बच्चों को छिपाया और पुलिस को अंदर आने का रास्ता दिखाया। उन्हीं की सूझबूझ और साहस की वजह से आज सभी बच्चे सुरक्षित हैं। पूरे महाराष्ट्र में आज इस बहादुर आजी की चर्चा हो रही है। उनका हौसला हर किसी को प्रेरित कर रहा है। इस घटना के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के माध्यम से वीडियो कॉल पर जख्मी आजी से
बातचीत की। शिंदे ने कहा, आपका साहस पूरे महाराष्ट्र की शान है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिंदे ने इस मौके पर पुलिस की तत्परता और साहस की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस तेजी से ऑपरेशन चलाया, उसकी वजह से बड़ी जनहानि होने से टल गई। आज पवई की ये आजी बन गई है पूरे महाराष्ट्र की हीरो ग्रैंडमा। एक तरफ अपराध का अंत हुआ और दूसरी तरफ इंसानियत ने जीत दर्ज की। ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, बल्कि उस जज्बे की है जो साबित करता है कि उम्र नहीं, हौसला मायने रखता है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।